हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एकेडमी। एसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर से आपके लिए लेके आ गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाली परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3 और आपका जो है आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल एएलपी टेक्नीशियन, इन सब में आपका काम देगा ये क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो पे हम 100 लाइक की टारगेट रखे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया आप 100 लाइक पूरा कर दें। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26, CO+H2 का मिश्रण कहलाता है। तो CO+H2 का मिश्रण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए है ओजोन, ऑप्शन बी है पायरुविक अम्ल, ऑप्शन सी है प्लाज्मा, ऑप्शन डी है आपका वाटर गैस। तो CO+H2 का जो मिश्रण है वह कहलाता है वाटर गैस। क्या कहलाता है? वाटर गैस। ठीक है। ओजोन के बारे में जान लीजिए। ओजोन का अगर फार्मूला आपसे पूछे तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। ठीक है। ओजोन का लेयर जो है, ओजोन को हम अपनी पृथ्वी का अम्ब्रेला भी कहते हैं। ठीक है। ओजोन क्या करता है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी जो किरण होता है उससे हमको रक्षा करता है। ठीक है। चलिए, यदि ओजोन पर छिद्र हो जाता है, परावैंगनी किरण जब आ जाएगा तो इससे हमको क्या हो जाएगा, जब बॉडी पे लगेगा तो हमको क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसके शुद्धिकरण में ऊर्ध्वपातन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है CuSO4, ऑप्शन सी है कपूर, ऑप्शन डी है चीनी। ठीक है। ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कोई वस्तु यदि ठोस है, इसको अगर गर्म करेंगे तो सीधे किस में बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो इससे जो शुद्ध करना होता है वह हम किसको करते हैं, कपूर को शुद्ध करते हैं। ठीक है। कपूर को इस प्रक्रिया से शुद्ध करते हैं। अब आपसे कभी कभी पूछता है कि ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया होता है दिखाने वाला कौन कौन से और भी पदार्थ होते हैं। कपूर तो एक आपका हो गया, इसके अलावे नेफ्थलीन एक होता है, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड होता है, इसके अलावा ठीक है अमोनियम क्लोराइड होता है। ये सब क्या दिखाता है, आपका ऊर्ध्वपातन वाला प्रक्रिया दिखाता है। ठीक है, बात समझ गए हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए, बोल रहा है NH3 का संरचना क्या होता है? ऑप्शन ए है रेखीय, अरेखीय, अर्धरेखीय और अस्थायी। NH3 का मतलब क्या होता है, अमोनिया। ठीक है। NH3 का मतलब था अमोनिया। इसका जो संरचना होता है यह होता अरेखीय। क्या होता है, अरेखीय इसका संरचना होता। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल के आंसर हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दिख रहा है 29, बोल रहा है 6.02 गुना 10⁻23 कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है CO2 के 1 ग्राम परमाणु में, CO के 2 ग्राम परमाणु में, CO2 के 1 मोल में और CO2 के 1 घन सेंटीमीटर में। ठीक है। तो यह जो देखिए आपका 6.02 गुना 10⁻23 जो होता है इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। आप याद कर लिए, आपसे पूछा जाए एवोगाड्रो संख्या कितना होता है तो आपको बोलना है 6.023 होता है। ठीक है। तो यह देखिए परमाणु में, ग्राम परमाणु में नहीं है, 1 ग्राम नहीं, यह मोल में होता है। कितना होता है, मोल में। ठीक है। मोल की बात जहाँ आ जाए उसमें क्या होता है, उतना परमाणु की संख्या होता है। यानी 1 मोल कोई भी चीज़ है, यहाँ CO2 दिया है, CO2 ही नहीं, 1 मोल किसी भी चीज़ का नाम ले ले, उसमें परमाणुओं की संख्या जो होती है वह एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। कभी कभी अणु की संख्या बोलेगा तो वह भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, यानी 6.023 गुना 10⁻23 के बराबर होता है। मोल आएगा तभी। ठीक है। मोल के अलावा कहीं ये सब नहीं होगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, बोल रहा एप्सम साल्ट, एप्सम लवण है। ऑप्शन नंबर ए है MgSO4 × 2H2O, MgSO4 × 7H2O, CaSO4 × 2H2O और BaSO4 × 7H2O।
एप्सम साल्ट जो होता है वह आपका होता है MgSO4 इंटू 7H2O। क्या होता है? MgSO4 इंटू 7H2O। यह क्या होता है? आपका एप्सम साल्ट होता है। ठीक है। CaSO4 इंटू 2H2O, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिप्सम। इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं, या कैल्शियम सल्फेट भी बोला जाता है। ठीक है। ये जो MgSO4 इसको मैग्नीशियम सल्फेट भी बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं CaSO4 इंटू CaSO4 इंटू जो होता है, इंटू अगर हो जाएगा हाफ H2O, तब इसको हम क्या बोलते हैं? हाफ H2O हो जाएगा, तब इसको हम क्या बोलते हैं? सो देखिए, ठीक है, तब इसको हम बोलते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है हीरे। हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है? तो हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है? ऑप्शन ए है आयनिक बंध के कारण, वांडर वॉल्स के कारण, sp2 संरचना के कारण, sp3 संरचना के कारण। ठीक है। तो हीरा का जो चतुष्फलकीय संरचना होता है वह होता है sp3 संरचना के कारण। आपको बताना है कि हीरा विद्युत के सुचालक होता है या कुचालक हो। हीरा किसका अपरूप है यह बताना है। ठीक है। हीरा का एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा रहता है, ये सब आपको ऑप्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर जो क्या है 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 40। तो देखते हैं कैसे पता करेंगे। रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं है। आपको पता है Na का जो भार होता है वह कितना होता है? वह होता है Na मतलब सोडियम। सोडियम का भार कितना होता है? 23 प्लस O का भार कितना होता है? आपको पता है 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। इन सबको जोड़िएगा तो कितना आ रहा है? 23 और 17 कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। 6 1 7 3 10 के 0। ठीक है। और उसके बाद 3 1 4। ठीक है, क्या होता है? 40 होता है। हाँ, कितना होता है? 17 3 20 20 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। टोटल वैल्यू कितना हुआ? 40। 40 में से किसका पूछ रहा है? ऑक्सीजन का। किसका पूछ रहा है? ऑक्सीजन का। ठीक है। तो 40 में से ऑक्सीजन कितना है? 16। ऑक्सीजन कितना है? 16। तो 16 गुना 100 अब बटा में आपको क्या करना है? 40, क्योंकि 40 पर ही आपको बात करना था। ठीक है। तो इसको कटाएंगे तो क्या होगा? इसको कटाते हैं तो 120 से कटाएंगे तो ऊपर होगा 5, नीचे होगा 2। इसको कटाएंगे तो कितना होगा? 8। 8 पंचे 40%। इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का आंसर है 40% आ गया। ठीक है, बात समझ गए। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 33। ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा की इकाई आपको पता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है जूल। जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर और जूल सेकेंड। ठीक है। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह होता है जूल। क्या होता है? जूल। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, ऊर्जा की परिभाषा क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? यदि 30 ग्राम 0 डिग्री सी की बर्फ 30 डिग्री सी वाले जल का ताप अपने ताप पर ला देता है तो उस जल का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है 30 ग्राम, ऑप्शन बी बोल रहा है 40 ग्राम, ऑप्शन सी बोल रहा है 60 ग्राम, ऑप्शन डी बोल रहा है 80 ग्राम। ठीक है। तो 30 ग्राम क्या है? बर्फ है, 0 डिग्री सी पर है, और 30 डिग्री सी वाला जल है। इसको क्या ला जाएगा? अपने किस पर ला जाएगा? अपने ताप पर, यानी कि 0 डिग्री सी पर ला देगा। तो इस स्थिति में जल कितना होगा? 80 ग्राम क्या होगा? जल होगा, तभी ऐसा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। चलिए आगे। आगे क्या बोल रहा? आगे बोल रहा, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन बोल रहा किसी उपग्रह का परिभ्रमण काल का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है 4πr² का रूट अंडर। ऑप्शन बी बोल रहा है 4πr³ GM रूट अंडर।
ऑप्शन सी बोल रहा है 4 पाई स्क्वायर जी एम बाय आर, ऑप्शन डी बोल रहा है 4 पाई स्क्वायर आर क्यू बाय जी एम। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें याद करना है किसी उपग्रह का परिभ्रमण काल का जो सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होता है 4 पाई स्क्वायर आर क्यू बाय जी एम का रूट अंडर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बोल रहा है रेडियम की अर्ध आयु 16 वर्ष है, इसे किसी प्रतिदर्श का 6400 वर्ष बाद क्या भाग बचेगा। ठीक है, तो देखिए अर्ध आयु काल बोला है, अर्ध आयु काल 16 से, इसका मतलब है 1600 का जो समय आप बिताएंगे तब क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3200 के बिताइएगा तो और उसका आधा हो जाएगा, तो मतलब फिर से आधा हो गया 3200, फिर 16 तिया 4800 फिर से आधा हो जाएगा, 16 चौके 6400 फिर से आधा हो जाएगा। ठीक है, सब मिला के नीचे में कितना है 16, यानी कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है 1/2 हो गया, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 1/16, ऑप्शन डी है 1/32। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/16 इस सवाल के आंसर है। ठीक है, समझ गए हैं, समझने में कोई दिक्कत है दोस्तों? यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और आपकी परीक्षा की तैयारी में आपको हेल्प मिले। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37, बोल रहा निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा पिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है चेचक, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है टीबी, ऑप्शन डी है कैंसर। तो आपको पता ही आपके घर में आसपास पड़ोस में 1 से 5 वर्ष के बच्चे को पोलियो का टीका और पोलियो का ड्रॉप मुंह में दिया जाता है। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, पोलियो का ड्रॉप। क्या हो गया इसका आंसर, पोलियो का ड्रॉप। ठीक है, अब चेचक की बात करते हैं तो आपको बता दें चेचक किससे होने वाली बीमारी है, चेचक वायरस से होने वाला बीमारी है। इसका वायरस का क्या नाम है, बेरियोला वायरस। क्या होता है, चेचक। ठीक है, पोलियो भी वायरस द्वारा बीमारी होता है, लेकिन टीबी क्या होता है, यह बैक्टीरिया द्वारा बीमारी होता है। टीबी क्या होता है, बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बोल रहा है जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तब क्या होता है। ऑप्शन ए, यह ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसका तापक्रम कम होता है, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब वाष्प क्या करता है, द्रव में परिवर्तित होता है, इससे क्या होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है। इससे क्या होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है। आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 39। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है डैश के परिवर्तन में वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, वायु का तापक्रम। तो तापक्रम बदलने पर क्या होता है, बदलता है। वायु में उपस्थित नमी, इस पर भी बदलता है। वायु दाब, इस पर नहीं बदलता है। ध्वनि संचरण की दिशा में पवन। तो देखिए तापक्रम पर भी बदल सकता है ध्वनि की चाल, नमी पर भी बदल सकता है, पवन की दिशा होगा उस पर भी बदल सकता है, लेकिन दाब पर नहीं बदलता है। आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आपको बता देंगे कि ध्वनि के बारे में से पूछेगा ध्वनि कैसा तरंग है, तो ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की चाल जानते हैं, जब तापमान वायु में तापमान बढ़ता है, ठीक है, तो उसके सीधा समानुपाती, मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा। आपको बता दें, आपके सामने क्वेश्चन आएगा 1 डिग्री सी अगर ताप बढ़ गया तो ध्वनि का चाल कितना बढ़ेगा, ध्वनि का चाल बढ़ेगा 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, 1 डिग्री सी तापमान बढ़ेगा, ध्वनि का चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। चलिए आशा करते हैं आप समझ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किसी वस्तु में अति चालकता प्रकट होती है। देखिए अति चालकता क्या होता है, एक होता है चालकता, एक होता है अति चालकता, एक होता है अचालक। देखिए
जब कोई ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि आपने देखा कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, आप इसमें बिजली में कनेक्ट किए तो यहाँ बिजली से जोड़िएगा तो यहाँ बिजली पहुँच जाएगा, मतलब विद्युत धारा पास कर जाता है। जिसमें विद्युत धारा पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं? चालक। और जिसमें जैसे रबड़ हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, इसमें क्या हो गया? विद्युत धारा पास नहीं, उसको अचालक। लेकिन यहाँ क्या बोला? अतिचालक। अतिचालक का मतलब होता है प्रतिरोध बिल्कुल कम हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब कि बहुत तेजी से विद्युत पास कर जाएगा। तो अति चालकता कब प्रकट करता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है, वस्तु को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है और इस पर उच्च दाब डाला जाता है, इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, इसका ताप अति निम्न किया जाता है, ठीक है, इसका ताप अति निम्न किया जाता है। तो क्या होगा? इसका आंसर होता है किसी वस्तु में अतिचालकता प्रकट कब होती है? जब उसमें निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिख रहा है? 41 नंबर देखिए, बोलता है यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आप देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। गतिज ऊर्जा को किसे डिनोट करते हैं? तो के ई से करते हैं। के ई बराबर इसका फॉर्मूला जो होता है वह होता है हाफ एम भी इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम भी का मतलब होता है वेग। इसके वेग को आप क्या कर दिए? 3 गुना कर दिए। 3 गुना कर दिए तो यहाँ पर 3 भी हो जाएगा। 3 भी में जब स्क्वायर लगा तो 9 आ जाएगा। तो सब मिला के 9 हाफ एम भी स्क्वायर हो जाएगा। तो जितना पहले था, पहले इतना था, उसमें कितना से गुना हो गया? 9 से। इसका मतलब इसका गतिज ऊर्जा कितना हो गया? 9 गुना हो गया। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्या बोल रहा परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? ठीक है, तो इसके क्या कारण है? ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा का न्यूक्लियर ऊर्जा में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण, और जो आपका है अगला ऑप्शन देख लीजिए। अगला ऑप्शन क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा का रूपांतरण, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होना, ठीक है। तो जब भी हम परमाणु विस्फोट कराते हैं उस समय क्या होता है? उसका द्रव्यमान ऊर्जा है, द्रव्यमान क्या कहता है? ऊर्जा के रूप में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के आंसर हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको एक बात बताते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा है कि ई बराबर क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? एम सी स्क्वायर। तो हम क्या होते हैं? इसका मतलब हम द्रव्यमान को ऊर्जा में, द्रव्यमान की क्षति करेंगे तो वह ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैसे ही न्यूक्लियर एनर्जी में होता है। आपको कमेंट में बताना है ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया है, और इसमें ई बराबर क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, ये आपको लिखना है कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दिख रहा है 43। क्वेश्चन नंबर 43, फिर से 1 मिनट रुके, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिख रहा? चित्र अनुसार कोई गेंद 2 समांतर समतल OA तथा OB पर स्थित है, समतल OA पर प्रतिक्रिया होगी। समतल OA पर प्रतिक्रिया, ऑप्शन है OB पर होने वाली प्रतिक्रिया से अधिक, OA के भार और आकार पर निर्भर करेगा, OB पर होने वाली प्रतिक्रिया से कम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखना है, क्या देख रहे हैं कि देखिए यह क्या है? OA क्या है? 30 डिग्री पर झुका हुआ, जबकि OB 45 डिग्री पर झुका है। इसके ऊपर क्या है? एक गेंद है। इस गेंद का जो प्रतिक्रिया होगा वह क्या होगा? OB से अधिक होगा। किस पर? OA पर नहीं, OB से अधिक होगा, OB पर होने वाली प्रतिक्रिया से अधिक होगा। क्यों? आप देखिए ऐसे करके लंबा, इस थोड़ा कम झुका, ज़्यादा झुका, इस पर कोई बल लगाए तो जो ज़्यादा झुक रहा है तो वो ज़्यादा झुकने की कोशिश करे, एकदम 90 डिग्री वो झुकेगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी वस्तु में 9.8 मीटर पर सेकंड वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया, धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय होगा। ऑप्शन ए है 1 सेकेंड, ऑप्शन बी है 2 सेकेंड, ऑप्शन सी है 1.5 सेकेंड, ऑप्शन डी है 2.5 सेकेंड, ठीक है।
देखिए 9.8 वेग से हम किसी वस्तु को जब फेंकते हैं ये ऊपर जाता है और ऊपर फिर रुकेगा, फिर वापस नीचे आता है। इस स्थिति में जब भी आपको सवाल पूछे आप कुछ मत दिमाग लगाइए। 9.8 क्यों? क्योंकि आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह 9.8 मीटर होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में जब भी सवाल पूछे इस वेग से किसी चीज़ को हम फेंकेंगे तो उतना जाएगा आएगा, तो ये 2 सेकेंड में ये पूरा क्या कर लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा? 2 सेकेंड में वापस चलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इस सवाल का आंसर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकता है। विटामिन के का कमी होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए देखिए, कोमल कमजोर हड्डी, अस्कर्बी, बांझपन, शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव, ठीक है। यानी कि आपके बॉडी में विटामिन के की कमी होगा तो क्या होगा ये पूछ रहा था। ऑप्शन ए में देखिए हड्डी कमजोर। हड्डी कमजोर किससे होता है? विटामिन डी की कमी से, ठीक है। एस्कर्बी किससे होता है? विटामिन सी की कमी से। बांझपन किससे होता है? विटामिन ई की कमी से। तीनों आपको आ ही गया तो बच गया कौन? चौथा बच गया के। तो यह के क्या होता है? के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो शल्य क्रिया का मतलब हुआ आपका जो ऑपरेशन वगैरह होता है, चीर फाड़ होता है, उसको शल्य क्रिया कहा जाता है। तो उस समय जब ब्लड निकलेगा तो विटामिन के आपके बॉडी में कम रहेगा तो क्या होगा? रक्तस्राव होता रहेगा, ज़्यादा देर तक रक्त बहेगा। तो क्या होगा? परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? शल्य क्रिया में रक्तस्राव होता रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ। आगे चलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया आंसर। चलिए किसमें? 46 नंबर पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन सी है मॉनिटर, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए सीपीयू क्या होता है? सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। देखिए यहाँ क्या पूछा? सॉफ्टवेयर। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का मतलब होता है फिजिकल चीज़ जिसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सीपीयू को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू, ये सब क्या हुआ? हार्डवेयर। लेकिन आपके जो कंप्यूटर में रहता कोई एप्लीकेशन होता है, जैसे आपके आजकल मोबाइल चल रहा है, मोबाइल को लोग जो एप्लीकेशन होता है, ऐप होता है, ऐप को आप सिर्फ यूज कर सकते, उसको छू नहीं सकते, ठीक है। उसको छू के कहीं पर कोई आपको ऐप देगा तो क्या देगा? डिजिटल मोड में ही देगा। ऐसा नहीं कि वो आपको बेच देगा, तो ऐसे नहीं दे सकता। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल को छू सकते हैं, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक डिजिटल चीज़ है, यह एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बात समझिए, इसको सिर्फ काम कर सकते हैं, मतलब आप महसूस कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या हुआ? सॉफ्टवेयर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट मॉनिटर तो आप समझते हैं जो कंप्यूटर में कोई काम होता है उसको देखने के लिए किसका उपयोग करता है? मॉनिटर के। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क या एक स्टोरेज डिवाइस होता है। जैसे आजकल तो आप पेन ड्राइव देखते हैं, चिप्स देखते हैं, वैसे ही डिस्क सीडी जिसको बोलते हैं, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी ऐसे गोल रहता था, इसमें भी स्टोरेज जैसे टीवी मतलब फिल्म भी हो सकता है, कोई भी डाटा जैसे आजकल आप स्टोर करके रखते हैं रैम में, किस में रखते हैं? पेन ड्राइव में रखते हैं, चिप्स में रखते हैं, वैसे ही आपको कॉम्पैक्ट डिस्क भी होता था, ठीक है। समझ गए? आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है, ठीक है। देखिए पृथ्वी आपका ऐसा गोला है, ठीक है। देखिए अगर ऐसा रहता तो इसमें कोई झुकाव नहीं रहता, ठीक है, एकदम ऐसे। लेकिन आप पृथ्वी को देखिएगा तो आपका पृथ्वी का अक्ष ऐसे है। तो इस अक्ष से जो है इसका कितना है? 23.5, ठीक है। तो 23.5 डिग्री इसका अक्ष का झुकाव है। अक्ष का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री है, ठीक है। लेकिन वही बोलता है कक्षीय झुकाव, तब इसका होता है 66.5 डिग्री, ठीक है। इसने बोला कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, क्या बोला? ध्यान दीजिएगा, अक्ष का झुकाव बोला 23.5 होगा। तो ऑप्शन ए क्या है? 66.5। ऑप्शन बी आपका क्या है? 21.5। ऑप्शन सी आपका 23.5। ऑप्शन डी आपका 90 है। आपका आंसर क्या हो गया? 23.5 डिग्री इस सवाल का आंसर है, ठीक है। बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। आपको बता दें पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का एकमात्र बेटा क्या है? वह है चंद्रमा है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 बोलता ऊर्जा का MKS इकाई क्या है। ऊर्जा का MKS इकाई ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है डाइन, ऑप्शन सी है अर्ग, ऑप्शन डी है वाट। ठीक है, MKS इकाई और आपको कभी कभी बोल देगा SI, ये दोनों सेम ही होता है। ठीक, MKS का मतलब होता है, MKS का मतलब होता है मास को हम जो मापते, लंबाई को हम मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मापते हैं सेकंड में, उसको MKS बोलते हैं। SI पद्धति भी वैसे ही चलता है, इसको बोलते हैं सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो MKS पद्धति में क्या होता है, जूल होता है। आपको कमेंट में बताना है ऊर्जा का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, आपको कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, बात समझिए। वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक वाट है। ठीक है, डाइन किसका मात्रक है, तो डाइन क्या है, बल का CGS मात्रक है। अर्ग क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है हिमांक तथा बाष्पांक के बीच फ़ारेनहाइट स्केल पर कोटि इंटरवल अंतराल का डैशमा भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 1/100 1 बटा कितना 212, 1/273 और 1/180। ठीक है, 1/180। आप याद कीजिए, आपको कभी हम पढ़ाए होंगे, ठीक है, पढ़ाते हैं, आपको क्लास में पढ़ाया गया, जब आपको बताते हैं, क्या बताते हैं, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फ़ारेनहाइट, फिर बताते हैं केल्विन, फिर बताते हैं रीमर। ऐसे करके हम जब स्केल बनाते हैं, आप देखिए ऐसे करके स्केल खींचते हैं। ठीक है, तो वाटर जो होता है, वाटर का जो हिमांक बिंदु वो होता है 0 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। यह किसके लिए होता है, डिग्री सेल्सियस के, इसके बीच में ऐसे ऐसे करके लाइनें हुआ तो यह कितना होगा, तो एक भाग कितना होगा 1/100, तो ये डिग्री सेल्सियस का हो गया। वैसे ही जब फ़ारेनहाइट का स्केल खींचते हैं तो नीचे कितना होता है, नीचे बेचारा होता है 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और यहाँ कितना होता है 212। तो 32 और 200, इसके बीच का जो एक एक पार्ट होगा वह कितना होता है 80 भाग में बटा हुआ होता है। ठीक है, 80 भाग में बटा होता है। वैसे ही केल्विन में हम लोग क्या करते हैं, केल्विन में नीचे होता है 273 और ऊपर होता है 373। तो इसमें कितना पार्ट में होगा, 100 पार्ट में होगा। तो वैसे ही आपको क्या पूछा, फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट कितना भाग में बटा है 80 भाग में, तो उसका एक भाग कितना होगा 1 बटा, ठीक है, 1/180। ठीक है, कितना होगा 1/180 लिख दिया है। ठीक है, तो 32 में 212, हाँ 180 होगा। ठीक है, सही बात है। तो यहाँ डिफरेंट कितना होगा 180 का, ऑप्शन नंबर कितना है डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि फ़ारेनहाइट में आपके बॉडी का तापमान कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है, फ़ारेनहाइट में बताना है, और आपको केल्विन में भी बताना है, और डिग्री सेल्सियस, तीनों आपको क्या बताना है, आपके बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर तीनों पैमाने में कमेंट में आपको करके बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 50। बोलता मेगा से तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए है 10⁻8, ऑप्शन बी है 10⁻6, ऑप्शन सी है 10⁻9, ऑप्शन 10⁻3। ठीक है, याद कीजिए, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किलो पढ़ा था, मेगा पढ़ा था, जीगा पढ़ा था। ठीक है, ऐसा पढ़ा था। यह किलो बराबर होता है 10⁻3, मेगा बराबर होता है 10⁻6, जीगा बराबर होता है 10⁻9। ठीक है, तो किलो, मेगा, जीगा, टेरा, ठीक है, टेरा यह क्या होता है 10⁻12 होता है। ठीक है, ऐसे करके होता है। इसने क्या पूछा, मेगा, मेगा क्या होगा 10⁻6, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ठीक है, आपको बताना है कि 10 पावर मतलब आपको बोलते हैं नैनो, नैनो कितना होता है, नैनो बराबर 10 पावर कितना होता है, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपके ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्या करें, एक लाइक ज़रूर दीजिए, इतना मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनता ही है। तो थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।